हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में, जिसमें कि हम लोग जीके जीएस पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी को बता दूं, ये वीडियो बिहार एग्जाम से जैसे मद निषेध और बिहार पुलिस आने वाली है उसकी, और जो भी बिहार में होने वाले एग्जाम है जैसे बिहार एसएससी, बिहार एसआई, उन सभी के लिए आप लोग का ये वीडियो जो होगा काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है। तो अगर आप इन सभी एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ये वीडियो पूरी देखें, और इसके पहले जो आप वीडियो डाला हुआ है उसको भी देख सकते हैं, क्योंकि ये सीरीज काफ़ी दिनों से चल रही है। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो आप लोग पहले पूरी वीडियो देखिए, और पसंद आती है तो और सभी वीडियो वीडियो देखकर अपना जीके जीएस का जो पोर्शन है उसको स्ट्रॉन्ग बनाइए। ठीक, तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है हम लोगों का कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद में प्रयुक्त होने वाले भाषा से संबंधित है। बताना है कि कौन सा अनुच्छेद है जो कि संसद में प्रयुक्त होने वाले भाषा से संबंधित है। अनुच्छेद 119, अनुच्छेद 118, अनुच्छेद 121, अनुच्छेद 120। तो क्या होगा इसका सही आंसर? तो ध्यान रखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा 120। अनुच्छेद 120 जो है ये संसद में प्रयुक्त होने वाले भाषा से संबंधित है। तो आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए, संसद की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने के लिए भाषाई प्रावधानों का समझना आवश्यक है। जैसे देखिए, मूल प्रावधान, इसके अनुसार संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। ऐसा प्रावधान किया गया है कि संसद में जो भी कार्य होगा वो हिंदी या फिर अंग्रेजी में किया जाएगा। मातृभाषा का प्रयोग, यदि कोई सदस्य हिंदी या अंग्रेजी में अपनी बात पर्याप्त रूप से व्यक्त नहीं कर सकता तो राज्यसभा के सभापति या लोकसभा के अध्यक्ष उसे अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की भी अनुमति दे सकती है। तो ध्यान रखिएगा, संसद के कोई सदस्य है तो अपनी बात को या हिंदी या अंग्रेजी में नहीं रख सकता तो अपनी मातृभाषा में भी बोल सकता है। ये लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के अनुमति के बाद। 15 वर्ष की समय सीमा, मूल संविधान में यह प्रावधान था कि संविधान लागू होने के 15 वर्ष बाद अर्थात 1665 में अंग्रेजी में शब्दों को हटा दिया जाएगा, जब तक कि सांसद कानून बनाकर इसे जारी ना रखे। वर्तमान में राज्यसभा अधिनियम 1963 के कारण अंग्रेजी का प्रयोग अभी भी जारी है। तो अभी भी क्या है कि संसद में अंग्रेजी का प्रयोग जारी है, ठीक ना। वैसे ऐसा कहा गया था कि संविधान लागू होने के 15 वर्ष बाद अंग्रेजी शब्द को हटा दिया जाएगा, लेकिन अभी भी हटाया नहीं गया है। अब देखिए, जो ये अनुच्छेद है, अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो 120 अनुच्छेद आप लोग ध्यान रखिएगा, ये संसद में प्रयुक्त होने वाले भाषा से संबंधित है। उसके बाद देखिए 118 जो है ये संसद के सदनों की प्रक्रिया के नियम से संबंधित है। अनुच्छेद 118 किससे संबंधित है? तो संसद के सदनों की प्रक्रिया के नियम से संबंधित है। और अनुच्छेद 119 जो है ये वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विनियमन से संबंधित है। वित्तीय कार्य संबंधित जो संसद के वित्तीय कार्य है उससे संबंधित ये है अनुच्छेद 119। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 121 जो है ये संसद में न्यायाधीश के आचरण पर चर्चा पर रोक। देखिए, ये क्या करता है कि संसद में जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनके आचरण पर, यानी कि उनके कैरेक्टर पर चर्चा नहीं हो सकता। इसकी रोक कौन लगाता है? तो अनुच्छेद 21। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, एक खगोलीय पिंड क्या है जो एक ग्रह के चारों ओर इस तरह घूमता है जैसे एक ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है। तो बताना है कि उस खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं। जैसे कि सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार ग्रह के चारों ओर ये चक्कर लगाता है। ऑप्शन ए है चांद, उपग्रह, सौर मंडल या फिर उल्का पिंड। तो देखिए, जैसे कि सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाता है, इसी प्रकार ग्रह के चारों ओर उसके उपग्रह चक्कर लगाते हैं, ठीक ना। उसके जो उपग्रह होता है, आप सब सुने होंगे, जैसे कि पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, वो क्या करता है कि पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, जैसे कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो इस प्रकार आप लोग समझिएगा। उसके बाद देखिए, उपग्रह जो होता है ये दो प्रकार के होते हैं। उपग्रह कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। एक प्राकृतिक उपग्रह, जैसे कि पृथ्वी का चक्कर लगाने वाला चंद्रमा। तो चंद्रमा जो है पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह। एक कृत्रिम उपग्रह होता है, जैसे कि मानव निर्मित आर्यभट्ट या इनसेट, जो संचार और मौसम की जानकारी के लिए भेजे जाते हैं। तो जो आप ये उपग्रह भेजे जाते हैं मानव द्वारा, ये संचार और मौसम संबंधी घटनाएं के पता लगाने के लिए, तो वो जो उपग्रह होता है वो कृत्रिम उपग्रह है। ये चीज तो आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए, चांद के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो यह पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। चूंकि प्रश्न में एक समान परिभाषा पूछी गई है, इसलिए उपग्रह सबसे सटीक उत्तर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे बताया गया है कि उपग्रह इस क्वेश्चन का सटीक उत्तर होगा, क्योंकि हर ग्रह के पास चांद नाम का उपग्रह नहीं होते। जैसे शनि के उपग्रह का नाम टाइटन है। हाँ देखिए, अब यहाँ पे चांद भी दिया है, ठीक ना। इस क्वेश्चन के ऑप्शन में चांद भी दिया है, तो चांद इसका आंसर इसलिए नहीं होगा क्योंकि सभी ग्रहों का जो उपग्रह है उसका नाम अलग अलग है। तो इस वजह से इसका जो
सटीक आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा उपग्रह। तो जैसे शनि का जो उपग्रह का नाम है टाइटन है। अब देखिए, तो बुध के बारे में हम लोग जान लेते हैं। बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है। देखिए, बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और बृहस्पति और शनि के पास सबसे अधिक संख्या में उपग्रह है। ठीक है, बुध और शुक्र के पास एक भी उपग्रह नहीं है, वही बृहस्पति और शनि के पास सबसे ज्यादा उपग्रह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि सत्रिया किस राज्य का पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया बताना है किस राज्य का पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है। उड़ीसा, असम, मणिपुर, गोवा। आई होप आप लोगों को सभी को पता होगा सत्रिय नृत्य जो है ये असम का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक ना, असम का शास्त्रीय नृत्य है। अब देखिए, सभी शास्त्रीय नृत्य को हम देख लेते हैं। ठीक ना, जैसे देखिए भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का है। ये सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य इसी को कहा जाता है, भरतनाट्यम को। सबसे प्राचीन भारतीय शास्त्रीय नृत्य कौन है, तो भरतनाट्यम, यह तमिलनाडु का है। उसके बाद कथक जो है ये उत्तर प्रदेश का है। कथा कहने वाला नृत्य, यानी कि इस नृत्य के माध्यम से कोई कथा को प्रेजेंट किया जाता है। ठीक ना, ये उत्तर प्रदेश का है। उसके बाद कथकली, कथकली जो है ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। और मुखौटा और भारी मेकअप, ये कथकली में क्या हो जाता है, जो कथकली को परफॉर्मेंस जो कलाकार परफॉर्म करते हैं वो क्या करते हैं कि भारी मुखौटा और भारी मेकअप का उपयोग करते हैं। उसके बाद देखिए मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम जो है ये ये भी केरल का ही शास्त्रीय नृत्य है और यह केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। मोहिनीअट्टम ध्यान रखिए, केरल का शास्त्रीय नृत्य है और केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। कुचिपुड़ी, यह आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है और यह भाषण और नृत्य का मेल, इसमें भाषण और नृत्य का मेल होता है कुचिपुड़ी में। यह आंध्र प्रदेश का है। उसके बाद ओडिसी, ओडिसी जो है ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है, त्रिभंग मुद्रा के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखिए, यह जो नृत्य है ओडिसी ये त्रिभंग मुद्रा के लिए प्रसिद्ध है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए मणिपुरी, मणिपुरी जो है ये मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है और रासलीला यानी कि राधा कृष्ण के प्रेम पर आधारित है। ये मणिपुरी जो है ना राधा कृष्ण के प्रेम पर आधारित है रासलीला। शास्त्रीय सत्रीय नृत्य यह असम का शास्त्रीय नृत्य है और शंकर देव द्वारा इसे शुरू किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि शास्त्रीय नृत्य सत्रीय जो असम का नृत्य है ये किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो शंकर देव द्वारा। शंकर देव। अब देखिए भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, सभी शास्त्रीय नृत्यों का आधार नाट्य शास्त्र ग्रंथ माना जाता है, जो भरत मुनि द्वारा लिखित नाट्य शास्त्र पुस्तक है। ठीक ना, ध्यान रखिएगा, नाट्य शास्त्र के रचयिता पूछ लेगा तो भरत मुनि। अब उसी में देखिए सभी शास्त्रीय नृत्यों का आधार माना जाता है नाट्य शास्त्र ग्रंथ को। सभी शास्त्रीय नृत्यों का आधार किसको माना जाता है, तो नाट्य शास्त्र ग्रंथ को। ध्यान रखिएगा। अब देखिए नृत्य के दो पहलू होते हैं, एक तांडव और एक लास। तांडव में क्या होता है, तो भगवान शिव का प्रतीक शक्ति और ऊर्जा को दर्शाया जाता है। ठीक ना, तांडव में भगवान शिव का प्रतीक और शक्ति और ऊर्जा को दर्शाया जाता है। उसी वही लास्य में देवी पार्वती के प्रतीक प्रतीक जो कि कोमलता और श्रृंगार को दर्शाया जाता है। ठीक ना, तो ये चीज भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए मुद्राएं, यानी शास्त्रीय नृत्यों की मुद्राएं हम लोग देख लेते हैं। शास्त्रीय नृत्यों में हाथों की विभिन्न मुद्राओं और आंखों के संचालन का विशेष महत्व होता है। तो शास्त्रीय नृत्य में आंखों और हाथों द्वारा क्या किया जाता है, इशारों में सारी चीजों को प्रेजेंट किया जाता है। ठीक ना, अब देखिए नौवा नृत्य ऐसा, देखिए इसके बारे में पहले समझिए। भारत सरकार का सांस्कृतिक मंत्रालय छऊ को शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में रखता है, जो मुख्य रूप से झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में प्रचलित है। तो देखिए भारत सरकार का जो संस्कृति मंत्रालय है इसको छऊ को भी शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में रखता है। ठीक ना, लेकिन ये अभी इसको पूरी तरह से शास्त्रीय नृत्य नहीं माना जाता है। ठीक ना, तो ये जो छऊ है ये झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में ये जो है ना झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का ये नृत्य है। तीनों जगह पे ये किए जाते हैं। ठीक ना, ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कि कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। कान्हा टाइगर रिजर्व जो है ये किस राज्य में स्थित है, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। तो देखिए कान्हा टाइगर रिजर्व जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक ना, मध्य प्रदेश में स्थित है। आइए अभी सभी राज्य के हम लोग टाइगर रिजर्व हम लोग देख लेते हैं। ठीक ना, जिससे कि काफी प्रश्न बनते हैं। आप सभी को अभी ये सारा चीज का रिवीजन करवा देता हूँ। जैसे देखिए मध्य प्रदेश में कौन कौन है, कान्हा है, बांधवगढ़, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, संजय दुबरी, वीरांगना, दुर्गावती, रातापानी, माधव। तो देखिए मध्य प्रदेश में सबसे अधिक टाइगर रिजर्व है, तो मध्य प्रदेश वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा ये सभी पूछा गया है। ठीक ना, उसके बाद रातापानी भी पूछा गया है। तो इन सभी को आप लोग ध्यान रखिएगा, कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, संजय दुबरी, वीरांगना, दुर्गावती, रातापानी, माधव। उसके बाद देखिए महाराष्ट्र में है मेलघाट, तडोबा, अंधारी, पेंच, सह्याद्री, नवेगांव, नागजीरा, बोर, ये सभी महाराष्ट्र के हैं। उसके बाद देखिए कर्नाटक है बांदीपुर, भद्रा, नागरहोल, दांडेली, अंसी, बिलीगिरी, रंगनाथ मंदिर, ये सभी कर्नाटक है। बांदीपुर पूछा गया है, भद्रा, नागरहोल पूछा गया है, दांडेली, अंसी, बलिगिरी, रंगनाथ, ये सब ध्यान रखिएगा। असम का मानस, काजीरंगा, नामेरी, ओरंग, ये चारों इसका महत्वपूर्ण है। चारों से क्वेश्चन बने हैं और ये बार बार पूछा जाता है। मानस, काजीरंगा, नामेरी, ओरंग, ये असम के। उसके बाद देखिए
रणथंभौर, सिरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़, विषधारी, धौलपुर, करौली, ये सभी राजस्थान के हैं, ध्यान रखिएगा। रणथंभौर, सिरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़, विषधारी, धौलपुर, करौली। उत्तर प्रदेश के दुधवा, पीलीभीत, अमानगढ़, रानीपुर, ये सभी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के दुधवा, पीलीभीत, अमानगढ़, बफर, रानीपुर। उसके बाद देखिए, अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे तो सर्वाधिक टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में सबसे अधिक 9 टाइगर रिजर्व है, ठीक ना। तो ये चीज पे अपना ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लेगा कि सबसे अधिक टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में टोटल 9 है। इसे टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। अब देखिए, टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत पूछता है कि कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1973 को हुई थी। टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 को हुई थी। टाइगर सेंसस 2022, देखिए भारत में बाघों की कुल संख्या बढ़कर 3682 हो गई है। 2022 में जब बाघों की जनगणना किया गया था, तो क्या हुआ था कि टोटल 3682 बाघ भारत में हो गए हैं, ठीक ना। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में चीतीदार हिरण पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में चीतीदार हिरण पाए जाते हैं। पर्णपाती वन, पर्वतीय वन, कांटेदार वन या फिर मैंग्रोव वन। तो देखिए, जो चीतीदार हिरण पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं पर्वतीय वन में, ठीक ना। चीतीदार हिरण पर्वतीय वन में पाए जाते हैं। तो आइए देखिए, हम लोग कौन से वन में क्या क्या पाए जाते हैं, कौन कौन जानवर, उन लोगों को हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए, पर्वतीय वन में चीतीदार हिरण, कस्तूरी मृग, याक, हिम तेंदुए। तो ध्यान रखिएगा, जिससे भी प्रश्न बने आप लोग उसको कर देना है कि चीतीदार वो पूछेगा तो पर्वतीय वन, कस्तूरी मृग पूछेगा तो भी पर्वतीय वन, याक भी पर्वतीय वन में रहते हैं, और क्या होता है कि हिम तेंदुए भी पर्वतीय वन में होते हैं। उसके बाद देखिए, पर्णपाती पर्णपाती वन बाघ, शेर, हाथी, सुअर, ये सभी पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। उसके बाद देखिए, कांटेदार वन में चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िया, जंगली गधा। कांटेदार वन में चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िया, जंगली गधा, ये सभी कांटेदार वन में पाए जाते हैं। उसके बाद देखिए, मैंग्रोव वन में बंगाल टाइगर, चीतीदार हिरण, मगरमच्छ। देखिए, चीतीदार हिरण इसमें भी है, लेकिन पर्वतीय वन में ज्यादातर पाए जाते हैं चीतीदार हिरण, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। मैंग्रोव वन में बंगाल टाइगर, मगरमच्छ, चीतीदार हिरण, ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा के पदेन सभापति है। बताइए, राज्यसभा के कौन पदेन सभापति होता है। भारत के राष्ट्रपति, राज्यसभा के वरिष्ठ सदस्य, भारत के उपराष्ट्रपति या फिर विपक्ष के नेता। तो राज्यसभा के जो पदेन सभापति होता है वो होता है भारत के उपराष्ट्रपति, ठीक ना। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होता है। चलिए, अब हम लोग उपराष्ट्रपति के बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक ना। देखिए, अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति का पद किसमें है, तो अनुच्छेद 63 में है। अनुच्छेद 64 क्या है, तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा के पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद 66 क्या कहता है, तो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है। और अनुच्छेद 69 जो है, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाती है, यानी कि अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ से संबंधित है। अब देखिए, निर्वाचक मंडल, इसमें संसद के दोनों सदनों जैसे लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं, और इसमें राज्यों की विधानसभाओं की कोई भूमिका नहीं होती है। अब देखिए क्या होता है, तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन भाग लेता है, तो संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत, ध्यान रखिएगा मनोनीत भी इनके इलेक्शन में भाग लेते हैं, लेकिन राज्यों की विधानसभाओं की इनमें कोई भूमिका नहीं होती है। उसके बाद देखिए, योग्यता, भारत का नागरिक होना चाहिए और कम से कम 35 वर्ष की आयु होना चाहिए, और राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता यही है, ठीक ना। राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। उसके बाद देखिए, इसका कार्यकाल कितना होता है, उपराष्ट्रपति का 5 वर्ष होता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अब पूछ लेगा, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। त्याग पत्र, वही अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपते हैं। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपते हैं, तो राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को। अब देखिए, पूर्व उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जो भारत के 14वें उपराष्ट्रपति थे, ठीक ना। और 15वें सीपी राधाकृष्णन है ना, अभी सीपी राधाकृष्णन अभी वो जो कि 15वें हैं, और इससे पहले 14वें जो थे जगदीप धनखड़ थे। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या फिर श्रीगुप्त। तो देखिए, महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला जो गुप्त शासक था वो था चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक ना, चंद्रगुप्त प्रथम। तो आइए अब हम लोग और इसके बारे में जानते हैं। जैसे देखिए, गुप्त साम्राज्य के शासक श्रीगुप्त,
ये महाराज की उपाधि धारण किया था और यह गुप्त वंश के संस्थापक था। श्रीगुप्त कौन था? तो गुप्त वंश के संस्थापक या महाराज की उपाधि धारण किया था। चंद्रगुप्त प्रथम ये महाराधिराज की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक, पहले स्वतंत्र शासक और गुप्त सामंत की शुरुआत। तो ध्यान रखिएगा, गुप्त सामंत की शुरुआत काफी इंपॉर्टेंट। गुप्त सामंत की शुरुआत कौन किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था, ठीक ना। उसके बाद देखिए समुद्रगुप्त जो था ये महाराजाधिराज और कविराज दोनों की उपाधि धारण किया था। महाराजाधिराज और कविराज की उपाधि धारण करने वाला कौन शासक था? तो समुद्रगुप्त। उसके बाद देखिए प्रयाग प्रशस्ति में उनकी विजयों का वर्णन है, यानी कि प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख है इसमें समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन है। ये चीज भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी बना है, ठीक ना। क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है कि प्रयाग प्रशस्ति में किस चीज का उल्लेख है। उसके बाद देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय ये विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था और शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद यह उपाधि ली थी। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सा उपाधि धारण की थी? विक्रमादित्य की। अब देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय इन्होंने विक्रमादित्य और महाराधिराज जैसी उपाधियां धारण की। उनके काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय भी क्या हुआ था कि महाराधिराज की उपाधि धारण किया था और विक्रमादित्य दोनों, और इनके शासन काल को क्या कहा जाता है? तो भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक ना, चंद्रगुप्त द्वितीय का। लेकिन ध्यान रखिएगा प्रथम बार महाराधिराज की उपाधि धारण करने वाला गुप्त शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक संगीत का निम्नलिखित में से कौन सा रूप कश्मीर के लिए पारंपरिक और मूल है? तो बताइए इसमें से कौन सा लोक संगीत है जो कश्मीर का है? दादरा, सोरथा, दोहरे या फिर चक्री? तो देखिए जो कश्मीर का पारंपरिक लोक संगीत है वो चक्री है, ठीक है ना, चक्री ध्यान रखिएगा, इसमें से सही आंसर हो जाएगा चक्री। अब देखिए इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं चक्री के बारे में, ठीक है, चक्री लोक संगीत। मूल और लोकप्रियता, यह कश्मीर घाटी की मूल लोक संगीत है जिसे हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय द्वारा सामान्य रूप से पसंद और प्रस्तुत किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा ये जो संगीत है ये हिंदू और मुस्लिम दोनों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। वाद्य यंत्र इसमें मुख्य रूप से रबाब, सारंगी, नोट, हारमोनियम, तुम्बांक नायर जैसे पारंपरिक यंत्रों का उपयोग किया जाता है। तो देखिए ये सभी वाद्य यंत्रों का इस संगीत में उपयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए विषय वस्तु, चक्री का उपयोग अक्सर लोक कथाओं, प्रेम कहानियां और धार्मिक विषयों को सुनाने के लिए किया जाता है। यह सदियों विशेषकर मायंजी रात और उत्सवों के दौरान मुख्य रूप से प्रस्तुत किया जाता है। ये देखिए शादियों जो वहां पर जो मायंजी रात होता है, शायद शादी में ही होता होगा कश्मीर का मायंजी रात, खासकर मायंजी रात को ये प्रस्तुत किया जाता है, या फिर उस उत्सव के दौरान कश्मीर में कोई उत्सव के दौरान ये संगीत जो है कि प्रस्तुत किया जाता है। अब देखिए कश्मीर के अन्य महत्वपूर्ण लोक संगीत हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखिए सूफियाना कलाम, सूफियाना कलाम कश्मीर के शास्त्रीय संगीत जिसमें फारसी प्रभाव दिखता है, ठीक ना, ये फारसी भाषा का क्या है कि संगीत रूप है। उसके बाद देखिए वनाउन, वनाउन भी कश्मीर का लोक संगीत है, विशेष रूप से विवाह समारोह के दौरान महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला संगीत वनाउन। उसका देखिए रौफ, काफी इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है, त्योहारों जैसे ईद और शादियों के दौरान किया जाने वाला नृत्य गीत, ठीक ना। रौफ जो है ये नृत्य गीत कहाँ का है? तो कश्मीर का है, काफी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। रौफ ये शादियों के दौरान किया जाता है। उसका देखिए लड्डी शाह, लड्डी शाह जो है ये सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर व्यंग्यात्मक रूप से गाया जाने वाला संगीत है। यह सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर गाया जाता है, ठीक ना, लाडी शाह। तो ये सभी जो है कि कश्मीर का लोक संगीत है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में लेटराइट मिट्टी में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा पर्याप्त पाई जाती है? तो देखिए भारत के लेटराइट मिट्टी में बताना है कि किसकी मात्रा पर्याप्त पाई जाती है, कैल्शियम, फॉस्फेट, पोटास या नाइट्रोजन। तो देखिए इन सभी तत्वों में सबसे अधिक जो पाया जाता है वो है पोटास, ठीक ना। इन सभी तत्वों में सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी में जो पाया जाता है वो है पोटास। आइए हम लोग लेटराइट मिट्टी के बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक ना। देखिए लेटराइट मिट्टी का निर्माण उन क्षेत्रों में होता है जहां भारी वर्षा और उच्च तापमान होता है। इस प्रक्रिया को लीचिंग या निछालन कहा जाता है। देखिए जो लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है लीचिंग या निछालन विधि द्वारा होता है। तो इसी आप लोग ध्यान रखें, लीचिंग या निछालन विधि। तो ये वहां पर होता है जहां भारी वर्षा होता है और उच्चतम तापमान रहता है। पर्याप्त मात्रा में पाए जाने वाले तत्व, इस मिट्टी में आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम प्रचुर मात्रा में होते हैं जो इसे लाल भूरा रंग देते हैं, और अतिरिक्त कुछ क्षेत्रों में पोटास और कभी कभी फॉस्फेट भी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तो देखिए ऑप्शन के अनुसार पोटास हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में जो पोटास था, लेकिन इसका लेटराइट मिट्टी का जो लाल रंग है ये आयरन ऑक्साइड के कारण होता है, ध्यान रखिएगा, आयरन ऑक्साइड के कारण। कमी वाले तत्व, देखिए जो लेटराइट मिट्टी में नहीं पाया जाने वाला तत्व है, तीव्र निछालन के कारण इस मिट्टी में नाइट्रोजन, कैल्शियम, चूना और फास्फोरस, ह्यूमरस की भारी कमी होती है।
तो ये चीज लेटराइट मिट्टी में नहीं पाई जाती है, नाइट्रोजन, कैल्शियम, चूना, फास्फोरस और ह्यूमरस, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए भारत के सबसे बड़े क्षेत्रफल में पाई जाने वाली मिट्टियां। अब भारत में कौन कौन मिट्टियां पाई जाती है और कितना क्षेत्रफल में पाई जाती है, देखिए जलोढ़ मिट्टी जो कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है, तो 43%, ठीक है, 43, भारत के 43% क्षेत्र पर क्या है कि जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी ये लगभग 18% क्षेत्र पर पाई जाती है। काली मिट्टी जो है कि लगभग 15% और लेटराइट मिट्टी लगभग 3.7%, ठीक ना। तो ये चीज भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो भारत में सबसे अधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन है, तो जलोढ़ मिट्टी। काफी बार प्रश्न बना है तो भी ध्यान रखना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि भारत के कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है, यानी कि अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 29। देखिए जो मन पसंद साथी से शादी करने का अधिकार देता है अनुच्छेद 21 देता है, ठीक ना, अनुच्छेद 21 ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको भी कोई पसंद है तो आप शादी कर सकते हैं, ठीक ना। अगर आपको कोई रोक रहा है तो जाइए कोर्ट, अनुच्छेद 21 के तहत आपको कोर्ट संरक्षण देगा, ठीक ना, किसी से डरना नहीं है। अनुच्छेद 21 देखिए, अनुच्छेद 21 मूल पाठ, यह अनुच्छेद कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना वंचित नहीं किया जाएगा। क्या कहता है, तो यह अनुच्छेद कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना वंचित नहीं किया जाएगा, यानी कि उसे स्वतंत्रता है, ठीक ना। व्यापक दायर, सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर इसकी व्याख्या करते हुए इसमें कई अधिकारों को जोड़े, जैसे कि निजता का अधिकार, ठीक, निजता यानी कि आपकी प्राइवेसी का अधिकार है, आपकी प्राइवेसी कोई प्राइवेसी बोलते हैं ना कि आपकी प्राइवेट चीजें कोई फैला रहा है या फिर, तो उसको उसका जो अधिकार है उस सुप्रीम कोर्ट आपको देता है। उसके बाद विदेश यात्रा करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट देता है। स्वच्छ पर्यावरण यानी कि भारत में स्वच्छ पर्यावरण हो, इसका भी अधिकार देता है। उसका देखिए पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार भी देता है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 21 केवल भारतीय नागरिकों के लिए नहीं बल्कि विदेशी नागरिकों के लिए भी उपलब्ध है। तो देखिए ये जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 21, ये केवल भारतीय नागरिकों के लिए ही नहीं विदेशियों के लिए भी है, ठीक ना, ये विदेशी नागरिकों के लिए भी है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी कब बंगाल की दीवानी अधिग्रहण किया? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कब बंगाल की दीवानी अधिग्रहण किया? 1765, 1700, हाँ अच्छा यहाँ पे 70-55 हो गया, 1700 यहाँ पर 55 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, और यहाँ पर 1760 हो जाएगा और यहाँ पर 1770 हो जाएगा। तो देखिए अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल की दीवानी अधिग्रहण किया था 1765 में, ठीक ना। दीवानी अधिग्रहण 1765 में किया था बक्सर युद्ध के बाद, जो कि 1764 में हुआ था। आइए उसके बारे में हम आप लोगों को सभी चीजें बताते हैं। जैसे देखिए बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, ठीक। उसके बाद इलाहाबाद की संधि के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई, यानी कि ये बंगाल, उड़ीसा और बिहार से ये टैक्स वसूलने का इनको अधिकार मिल गया। किस संधि के बाद? तो इलाहाबाद की संधि के बाद, ध्यान रखिएगा। इस घटना ने भारतीय इतिहास की दिशा बदल दी और यहाँ इसके मुख्य बिंदु दिए गए। जैसे देखिए संधि, यह संधि 12 अगस्त 1765 को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुई थी। तो ध्यान रखिएगा इलाहाबाद की संधि किसके बीच हुई थी? तो शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुई थी। दीवानी का अर्थ, दीवानी मिलने का मतलब अब कंपनी को इन प्रांतों से राजस्व यानी कि टैक्स वसूलने का सीधा अधिकार मिल गया। अब कंपनी भारत से माल खरीदने के लिए ब्रिटेन से सोना चांदी लाने के बजाय यही टैक्स के पैसे का इस्तेमाल करने लगी, ठीक। तो क्या होता था कि ये जो अंग्रेज थे यहाँ से कोई भी सामान खरीदते थे तो उसके लिए अपने देश से सोना चांदी या फिर कुछ लाना पड़ता था, उसके बदले यहाँ से सामान ले जाते थे। लेकिन जब यहाँ से ये लोग टैक्स वसूलने लगे तो वही उसी टैक्स से ये लोग भारत से माल खरीद कर और अपने देश ले जाते थे, ठीक ना। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। कंपनी ने मुगल सम्राट को 26 लाख की वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया। देखिए इस संधि के बाद जो अंग्रेजी कंपनी था ये मुगल सम्राट को 26 लाख वार्षिक पेंशन देने का स्वीकार किया। उसके बाद प्रभाव देखिए, इसके साथ बंगाल के में द्वैध शासन की शुरुआत हुई, जहां शक्ति कंपनी के पास थी और जिम्मेदारी नवाब के पास। तो देखिए द्वैध शासन की शुरुआत यहाँ से हो जाती है। क्वेश्चन भी पूछता है कि द्वैध शासन की शुरुआत किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव। इसमें क्या होता था कि शक्ति जो होता था कंपनी के हाथ में थी, लेकिन यहाँ की जो जिम्मेदारी था ये नवाब के पास। जैसे कि ये नवाब था ना, ये जो शाह आलम द्वितीय, इन सभी के हाथ में जिम्मेदारी थी, लेकिन टैक्स वसूलता था कौन? कंपनी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि पुष्यमित्र जो अंतिम मौर्य सम्राट वीरेंद्र का सेनापति था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? वीरेंद्र का सेनापति था, जिसने राजा की हत्या कर दी और एक नए राजवंश की स्थापना की।
निम्नलिखित में से उस राजवंश कौन सा था? तो पुष्यमित्र, यहाँ पर डायरेक्ट ये क्वेश्चन है कि पुष्यमित्र जो था ये किस वंश का स्थापना किया था? शुंग वंश, सतवाहन वंश या फिर चेरी वंश या कण्व वंश? तो आप सभी को पता होगा पुष्यमित्र जो था ये शुंग वंश की स्थापना किया था, ठीक ना, शुंग वंश की स्थापना किया था, क्योंकि ये शुंग वंश से संबंधित था। अब देखिए यहाँ पर हम लोग मगध साम्राज्य के सभी वंशों का क्रम देखेंगे, ठीक ना, मगध साम्राज्य के सभी वंशों का क्रम। जैसे देखिए हर्यक वंश के संस्थापक जो था बिंबिसार था, ठीक ना, हम हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार। और देखिए इसके प्रमुख शासक और भी हैं, अजातशत्रु, उदयन, जो कि पाटलिपुत्र नगर बसाया था, उदयन। तो ये सभी हर्यक वंश से संबंधित है। उसका देखिए शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग था। और कालाशोक, ये शिशुनाग वंश से संबंधित था। ये द्वितीय बौद्ध संघ थी, इसी ने करवाया था कालाशोक। उसका देखिए नंद वंश, महापद्नंद इसका संस्थापक था, नंद वंश के। घनानंद इसके शासक था। और सिकंदर के समकालीन क्वेश्चन पूछा जाता है कि घनानंद के समकालीन कौन था? तो सिकंदर, या फिर सिकंदर के समकालीन कौन था? तो घनानंद। मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य इसके संस्थापक था। और अशोक इस मौर्य वंश के सबसे महानतम शासक माना जाता है। उसके बाद देखिए शुंग वंश, इसके संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, और यह ब्राह्मण वंश की स्थापना किया था, ठीक ना। पुष्यमित्र शुंग ने मगध पर ब्राह्मण वंश की स्थापना किया था, यानी कि ये पुष्यमित्र जो था ये ब्राह्मण था। कण्व वंश, वासुदेव। अंतिम मौर्योत्तर वंश, कण्व वंश के संस्थापक कौन था? तो वासुदेव, कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव। सतवाहन वंश सिमुक। और दक्षिण भारत का प्रभाव, मतलब कि ये जो सतवाहन वंश था ये दक्षिण भारत से संबंधित है, ठीक है ना। तो ये सतवाहन वंश की स्थापना कौन करता है? सिमुक, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिकता स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा, यह किस अनुच्छेद में है? यानी कि राज्य के जो स्कूल है, सरकारी स्कूल, उसमें मातृभाषा में शिक्षा पर्याप्त करने की व्यवस्था करेगा, यानी कि जो स्कूलें हैं वहां पर की उसी क्षेत्र के मातृभाषा में शिक्षा देने का प्रावधान किस अनुच्छेद को देता है? जैसे अनुच्छेद 349 है, अनुच्छेद 350 है, अनुच्छेद 350 का ए, अनुच्छेद 352। तो बताइए ये प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये जो है कि 350 है, ठीक। 350 का ए, 350 का ए कहता है कि जो सरकारी स्कूल है उसमें मातृभाषा यानी कि जहां पर स्कूल है उसी के क्षेत्र की भाषा में शिक्षा दी जाए। अब देखिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। अनुच्छेद 350 का ए, यह अनुच्छेद राज्य और स्थानीय अधिकारियों को यह निर्देश देता है कि वे भाषाई अल्पसंख्यक समूहों के बच्चों को शिक्षा में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास करें, जैसा कि मैंने बताया। इसे 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। कौन सा संविधान संशोधन किया गया था इसके लिए? तो 7वां संविधान संशोधन, ध्यान रखिएगा, 7वां संविधान संशोधन 1956। राष्ट्रपति की भूमिका, इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी भी राज्य को ऐसा निर्देश दे सकते हैं जो उन्हें इन सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक लगे। तो इसमें राष्ट्रपति की भूमिका क्या है? तो इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी भी राज्य को ऐसा निर्देश दे सकते हैं जो उन्हें इन सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक लेंगे। उसका देखिए अनुच्छेद 349 क्या कहता है? तो भाषा से संबंधित कानूनों के लिए विशेष प्रक्रिया, यह संविधान के लागू होने के पहले 15 वर्ष के दौरान भाषा से संबंधित किसी भी विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की प्रक्रिया देती है। यानी कि अगर भाषा से संबंधित कोई भी विधेयक पेश किया जाता है संसद में, तो उसके लिए क्या है कि राष्ट्रपति से पहले अनुमति लेना पड़ता है। ये अनुच्छेद 349 कहता है। और अनुच्छेद 350 क्या कहता है? शिकायत निवारण के लिए भाषा, यानी कि यह प्रावधान करता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायतों के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी भी अधिकारी को संघ या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भी भाषा में अभ्यावेदन दे सकता है। तो अनुच्छेद 350 क्या कहता है कि आप किसी भी अधिकारी को शिकायत दर्ज करवाते हैं किसी भी अधिकारी से, तो ये आप किसी भी भाषा में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ये अनुच्छेद 350 कहता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि वह पत्ता जो हिमालय की तलहटी में स्थित है, पट्टा नहीं, यहाँ पर पट्टी हो जाएगा, ठीक ना, पट्टी। वह पट्टी जो हिमालय के तलहटी में स्थित है और जिसमें तेज गति से होने वाली नदियों द्वारा ले गए कंकर चट्टाने शामिल है, उसे कहा जाता है। यानी कि जो हिमालय नदियां होती है उसके तेज बहाव की गति से कंकर चट्टाने क्या होती है कि चट्टाने की परत बन जाती है, उसे क्या कहा जाता है? भाबर, तराई, बांगड़ या फिर खादर। तो देखिए इसको कहा जाता है भाबर, ठीक ना। इसे क्या कहा जाता है? भाबर कहा जाता है। हिमालय नदियां द्वारा जो तेज गति के कारण चट्टाने और कंकर लाए जाते हैं उसकी एक परत बन जाती है, उसको क्या कहा जाता है? भाबर कहा जाता है। देखिए हिमालय में दक्षिण के मैदान को मिट्टी और बनावट के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। हिमालय के दक्षिण में मैदान को कितने भागों में बांटा गया है?
तो 4 भागों में बांटा गया। जैसे देखिए पहला भाबर है, यह शिवालिक की तलहटी में 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है, ठीक ना। ये कहाँ है, तो शिवालिक रेंज में है, 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी। और यह नदियां अपने साथ बड़े बड़े कंकर और पत्थर से लाकर ये क्षेत्र बनाई होती है। उसके बाद देखिए पत्थरों के बीच जगह होने के कारण नदियां यहाँ धरातल से गायब यानी कि अदृश्य हो जाती है और भूमिगत बहती है। तो देखिए जो पहाड़ से चट्टाने आती है, तो चट्टान में क्या होता है कि जगह हो जाती है, ये मिट्टी नहीं ना है कि पूरा मतलब कि एक समतल बन जाएगा, तो इसमें पत्थर में अंदर जगह रहता है, तो नदियां जो है कि नीचे नीचे बहने लगती है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगला भाग जो है तराई है। तराई क्या होता है, तो ये बाबर के ठीक दक्षिण में स्थित नम और दलदली क्षेत्र है। देखिए ये जो मान लीजिए ये क्या है, ऐसे समझिए, ये जो है क्या है कि हिमालय हिमालय पर्वत है, तो दक्षिण कहाँ है, इसके नीचे ही ना आएगा, ठीक ना। नीचे मान लीजिए यहाँ पर भाबर है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर जो है कि तराई है, ठीक ना। यहाँ पर तराई है, यहाँ पर भाबर है। तो देखिए जो तराई है ये नम और दलदली क्षेत्र है, ठीक ना। तराई जो है ये नम और दलदली क्षेत्र है। भाबर में गायब हुई नदियां तो यहाँ फिर से सतह पर प्रकट होती है और यहाँ घने जंगल और वन्य जीव पाए जाते हैं। तो देखिए जो भाबर में नदियां अदृश्य हो जाती है, वो आगे आकर तराई में फिर से प्रकट हो जाती है और यहाँ पर घने जंगल और वन्य जीव पाए जाते हैं। उसके बाद देखिए बांगर। बांगर क्या है, तो यह उत्तरी मैदानों का पुराना जलोढ़ हिस्सा। ये उत्तरी मैदान का पुराना जलोढ़ हिस्सा यह बाढ़ के मैदानों से ऊपर स्थित होता है और इसलिए यहाँ हर साल बाढ़ की पानी नहीं पहुंचता। इसमें कंकर कैल्शियम निक्षेप पाए जाते हैं। तो देखिए यह क्या होता है कि बाढ़ के दौरान यह बाढ़ के मैदान के ऊपर स्थित होता है, इसलिए यहाँ हर साल बाढ़ की पानी नहीं पहुंचता और इसमें कंकर पाए जाते हैं। देखिए बांगर जो है यह वह क्षेत्र है जो कि ये बाढ़ जहां आती है ना, उसी ऊपर का क्षेत्र, यहाँ पर बाढ़ जाता ही नहीं है। तो ये बांगर है, यहाँ पर ये उपजाऊ भी नहीं है, ठीक ना, ये उपजाऊ भी नहीं है। उसके बाद देखिए जो खादर है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये नई जलोढ़ मिट्टी है। बांगर को जो कहा जाता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी, और खादर को क्या कहा जाता है, नई जलोढ़ मिट्टी। यह मैदान जो है नदियां हर साल नई मिट्टी लाती है, जिससे यह क्षेत्र अधिक उपजाऊ होता है और खेती के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। तो जो खादर होता है, ये नदियां हर साल बाढ़ जब आता है नदिया में, तो ये मिट्टी हर साल नया नया आता है, जिसे कि खादर कहा जाता है और ये बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है, ठीक ना। तो क्वेश्चन में बनता है सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन है, तो नई जलोढ़ मिट्टी, जिसे कि खादर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रोटीन का निर्माण खंड कौन सा अम्ल है। अच्छा, प्रोटीन का निर्माण कौन सा अम्ल करता है, वसायुक्त अम्ल, अमीनो अम्ल, फॉर्मिक अम्ल या फिर एसिटिक अम्ल। तो आप लोग सुने होंगे, ठीक ना। प्रोटीन का निर्माण जो होता है कहाँ पर होता है, कोशिका में प्रोटीन का निर्माण जो होता है ये अमीनो अम्ल के रूप में ही होता है ना। अमीनो अम्ल, आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे देखिए अमीनो अम्ल, मानव शरीर में मुख्य रूप से 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, जो अलग अलग क्रम में जुड़कर विभिन्न प्रोटीनों का निर्माण करते हैं। तो देखिए मानव शरीर में कितने 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं और यही होता है कि प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अमीनो अम्ल प्रोटीन का निर्माण करते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड, ये क्या होता है, तो अमीनो अम्ल एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। पूछेगा क्वेश्चन कि अमीनो अम्ल एक दूसरे से किस बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं, तो पेप्टाइड बॉन्ड, इस चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए अन्य विकल्प जो है वसायुक्त अम्ल, ये क्या है, तो ये वसा के निर्माण खंड है और प्रोटीन का नहीं। जो है कि वसायुक्त अम्ल है, ये क्या करता है, वसा का निर्माण करता है, जाहिर सी बात है, वसायुक्त है तो वसा का निर्माण करेगा। फॉर्मिक अम्ल, यह चींटियों के डंक में पाया जाने वाला अम्ल है। फॉर्मिक अम्ल आप सभी को पता होगा, चींटियों में पाया जाने वाला अम्ल। एसिटिक अम्ल, यह सिरका में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल जो है ये सिरका में पाया जाता है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए प्रोटीन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हम लोग जान लेते हैं। तो खोज, प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जे वर्जिलियस ने किया था। जे वर्जिलियस ने प्रोटीन शब्द का प्रयोग पहली बार किया था। कार्य, शरीर की वृद्धि, ऊतकों और मरम्मत और मांसपेशियों के निर्माण के लिए अनिवार्य। देखिए प्रोटीन करता क्या है, तो शरीर की वृद्धि में मदद करता है, ऊतकों के मरम्मत में मदद करता है और मांसपेशियों के निर्माण के लिए भी अनिवार्य है। तो ये सभी प्रोटीन का कार्य है। स्रोत, दालें, सोयाबीन, सर्वाधिक प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। दूध, अंडा, मांस, ठीक ना। तो ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक प्रोटीन सोयाबीन, बाकी दाल, दूध, अंडा, ये सभी में प्रोटीन पाया जाता है। बीमारियां, प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वासियोरकोर और मरामस जैसे रोग होते हैं, ठीक ना। प्रोटीन की कमी के कारण बच्चों में क्या क्या होता है, तो क्वासियोरकोर और मरासमस नामक रोग होते हैं। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि निम्नलिखित में से किस वर्ग में सबसे अधिक जानवर है। निम्नलिखित में से किस वर्ग में सबसे अधिक जानवर है, कीट, मछली, स्तनधारी। तो देखिए सबसे जो
अधिक जानवर है ये कीट वर्ग में है, ठीक है ना। कीट वर्ग में सबसे अधिक जानवर है, आप सभी को पता ही होगा। छोटे छोटे कीट होते हैं और कितने प्रकार के कीट होते हैं, मतलब कि उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तो सबसे अधिक इसी वर्ग में जानवर होते हैं। जैसे देखिए, पृथ्वी पर मौजूद सभी ज्ञात जानवरों की प्रजाति में कीट वर्ग जो है सबसे बड़ा, और यह जानवरों के सबसे बड़े संघ ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। कीट जो आते हैं किसके अंतर्गत आते हैं, तो ऑर्थोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। कीट वर्ग ऑर्थोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा संघ पूछ लेगा जानवरों का, सबसे बड़ा संघ तो ऑर्थोपोडा हो जाएगा। सरीसृप, सरीसृप इस वर्ग में लगभग 10,000 से 11,000 प्रजातियां शामिल है, जैसे सांप, छिपकली। तो सरीसृप मतलब समझते होंगे, जो रैंक कर चलते हैं वो सभी सरीसृप होते हैं। स्तनधारी, इनकी संख्या सबसे कम है, लगभग 6500 प्रजातियां ही इस वर्ग में आते हैं। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक कीट वर्ग में जानवर होते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में स्टार्च जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन निम्नलिखित में से किस भाग में शुरू होता है। मनुष्य में स्टार्च जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन निम्नलिखित में से कहाँ शुरू होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मलाशय, छोटी आंत, ग्रसिका या फिर मुख्य गुहा। देखिए, कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन शुरू होता है ये मुख्य गुहा से होता है, ठीक ना। कहां से होता है, मुख्य गुहा से होता है। अब देखिए, पाचन प्रक्रिया हम लोग समझते हैं पूरी। पाचन प्रक्रिया, मुख्य गुहा, लार ग्रंथियों से लार निकलती है जिसमें टाइलिन या लार इमाइलेज एंजाइम होते हैं। तो लार में कौन कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं, टाइलिन और लार एमाइलेज। ध्यान रखिएगा, यह एंजाइम जटिल स्टार्च को सरल शर्करा यानी कि मल्टोज में तोड़ना शुरू कर देता है, और भोजन का लगभग 30% स्टार्च यहीं पर पच जाता है, ठीक ना। तो स्टार्च स्टार्च के रूप में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट भी रहता है, तो यहाँ से ही उसका पाचन शुरू हो जाता है, ध्यान रखिएगा। तो लगभग 30% स्टार्च यहीं पर क्या हो जाता है कि पच जाता है। उसके बाद देखिए ग्रसिका, उसके बाद भोजन क्या होता है, ग्रसिका में जाता है। यह केवल भोजन को मुंह से आमाशय तक पहुंचाने वाली नली है, और यहाँ कोई पाचन नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा, ग्रसिका में कोई पाचन नहीं होता है, यहाँ सिर्फ मुंह से आमाशय में भोजन जाता है इसके माध्यम से। छोटी आंत, यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पूर्ण पाचन होता है। देखिए, छोटी आंत में क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन छोटी आंत में ही हो जाता है, लेकिन देखिए इसका शुरुआत जो है कि मुंह से होता है, ठीक ना। मलाशय, यहाँ पाचन नहीं होता है, यह केवल अपचित भोजन मल को अस्थायी रूप से जमा करता है, ठीक ना। तो मेन देखिए, पाचन शुरू हो जाता है मुख्य गुहा से, ठीक ना। तो लगभग 30% स्टार्च वहीं पर पच जाते हैं। फिर उसके बाद ग्रसिका क्या करता है कि उसको अमाशय में ले जाता है, और अमाशय में ले जाने के बाद छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन हो जाता है, ठीक ना। तो ये भी ध्यान रखना है कि पूर्ण पाचन कहाँ तक हो जाता है, तो छोटी आंत में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन है। शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी जांग, जबड़ा, बाह या फिर गर्दन। तो शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी जो है ये जबड़ा है, ठीक ना। सबसे मजबूत मांसपेशी कौन है, तो जबड़ा है, यानी कि जबड़ा। ठीक है, सबसे मजबूत मोस्टर मासेटर, जबड़ा को मासेटर भी कहा जाता है। और सबसे बड़ी बड़ी मांसपेशी जो है ये ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मैक्सिमस, यह कूल्हा या जांग के ऊपरी हिस्सा में होता है। उसके बाद देखिए सबसे लंबी मांसपेशी सार्टोरियस, ये जांग में होता है। सबसे लंबी सार्टोरियस जांग में होता है। और सबसे व्यस्त हृदय की मांसपेशी है, ठीक है ना। सबसे व्यस्त जो होता है हृदय की मांसपेशी, आप सभी को पता ही होगा, हृदय अपना काम हमेशा करता रहता है, यानी कि धड़कता रहता है, ठीक है ना। तो सबसे बिजी इसी को कहा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि किस विटामिन की कमी के कारण भोजन में कैल्शियम के अवशोषण की दर कम हो जाती है। किस विटामिन की कमी के कारण भोजन में कैल्शियम के अवशोषण, यानी कि जो है कि कैल्शियम को अपने अंदर अवशोषित नहीं कर पाता है शरीर, किस विटामिन की कमी के कारण। विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी या फिर विटामिन के। तो ध्यान रखिएगा, विटामिन डी की कमी के कारण क्या होता है कि शरीर भोजन से कैल्शियम को अवशोषित नहीं कर पाता है। उसके बाद देखिए अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं विटामिन डी और कैल्शियम का संबंध। आप चाहे कितना भी कैल्शियम युक्त भोजन जैसे दूध, पनीर खा लें, ठीक ना। तो ध्यान रखिएगा, दूध, पनीर में क्या होता है, कैल्शियम होता है। यदि आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है तो छोटी आंत से कैल्शियम उस कैल्शियम को रक्त में अवशोषित नहीं कर पाएगी। तो ध्यान रखिएगा, अब अगर आपके अंदर विटामिन डी की कमी है तो छोटी आंत क्या करेगा कि कैल्शियम को रक्त में अवशोषित नहीं कर पाएगा। हड्डियों का प्रभाव, कैल्शियम अवशोषित न होने के कारण हड्डियां कमजोर और भंगुर हो जाती है। बच्चों में इसकी कमी से रिकेटस और वयस्कों में इसकी कमी से ऑस्टियोमेलेसिया रोग होता है। तो ध्यान रखिएगा, कैल्शियम की कमी से क्या क्या होता है, तो रिकेटस और
वयस्क में ऑस्ट्रोमैलेशिया रोग होता है। स्रोत, विटामिन डी का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत सूर्य का प्रकाश, इसलिए इसे सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। तो विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत आप लोगों को पता ही होगा। अब देखिए विटामिन सी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो यह घाव भरने और स्कर्वी रोग से बचाने में मदद करता है। यह लोहे के अवशोषण में सहायक होता है। यह क्या करता है, तो घाव भरने और स्कर्वी रोग से बचाने में मदद करता है। और यह लोहे के अवशोषण, यानी देखिए अगर इसकी कमी हो जाएगा तो लोहे का अवशोषण नहीं हो पाएगा, ठीक ना, लोहे का अवशोषण नहीं हो पाएगा। विटामिन बी, यह मुख्य रूप से ऊर्जा उत्पादन और तंत्रिका तंत्र के कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है। विटामिन बी क्या करता है, तो ऊर्जा उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है और तंत्रिका तंत्र के कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है। विटामिन के, यह रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम प्रवाहकत्व है। प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या है, तो प्रवाहकत्व है। प्रवाहकत्व, यदि प्रतिरोध की इकाई ओम है तो प्रवाहकत्व की इकाई क्या होगी। तो देखिए ये एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो इसका इकाई ही भी एक दूसरे के व्युत्क्रम होगा, ठीक ना। व्युत्क्रम के मतलब आप लोग समझते ही होंगे, ठीक ना। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, तो देखिए इसका ओम है, ठीक ना। प्रतिरोध का क्या होता है, ओम होता है, ठीक ना। तो इसका व्युत्क्रम पराकत्व है, तो ये भी इसका इकाई भी व्युत्क्रम हो जाएगा, यानी कि बटा में हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इनवर्स ओम, ठीक ना। इसको ऐसे इनवर्स ओम लिखा जाता है ना, तो इसका देखिए ओम इनवर्स हो जाएगा, इसका सही आंसर ओम इनवर्स। अब देखिए संबंध, यदि प्रतिरोध R है तो इसका चालकत्व G बराबर 1/R होता है, ठीक ना। देखिए चूंकि प्रतिरोध की इकाई ओम है इसलिए चालकत्व की इकाई ओम इनवर्स होगी, ठीक ना। इसे मोहो भी कहते हैं। और ओम शब्द को उल्टा लिखकर, देखिए ओम शब्द को उल्टा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, मोहो हो जाएगा। उसके बाद देखिए एसआई प्रणाली में इसकी मानक इकाई सीमेंस होता है। चालकत्व या फिर क्या है, प्रवाहकत्व, प्रवाहकत्व या चालकत्व, ये दोनों सेम ही है। देखिए एसआई प्रणाली में इसका जो इकाई है सीमेंस भी है, ठीक ना। एसआई प्रणाली में इसका इकाई क्या है, सीमेंस, ध्यान रखिएगा सीमेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है, इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन। तो आप लोग पहचान गए होंगे इसमें से कौन सा पादप हार्मोन है। तीन तो ऐसे ही दिख रहे हैं, इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो है ये पादप हार्मोन है। तो आइए साइटोकाइनिन के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए पौधों की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करने वाले रसायनों को पादप हार्मोन कहा जाता है। जाहिर सी बात है, पौधों की वृद्धि और विकास को जो नियंत्रित करेगा उसे पादप हार्मोन ही कहेंगे, बढ़िया बात है। साइटोकाइनिन, यह उन क्षेत्रों में अधिक मात्रा में पाया जाता है जहां कोशिका विभाजन तीव्र होता है। तो देखिए पौधा के ये उन क्षेत्र में पाया जाता है जहां कोशिका के अधिक विभाजन होता है, जैसे फलों और बीजों में। फलों और बीजों में यह पत्तियां के बुढ़ापे को रोकने में भी सहायक होता है। तो देखिए पतिया का क्या करता है कि पतियों को बुढ़ापे को रोकने में भी सहायक होता है। यानी कि जब देखिए कहा पतिया में कोशिका विभाजन रुक जाता है ना, तो पतिया क्या हो जाता है कि सूख जाता है। नहीं तो जब तक कोशिका विभाजन उसमें होता रहेगा वो हरा भरा रहेगा। तो इस प्रकार ये उसका बुढ़ापा रोकने में सहायक होता है। अनमुख पादप हार्मोन, अब देखिए और भी पादप हार्मोन है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। जैसे कि ऑक्सिन जो है ये तने के विकास और प्रकाश की ओर मुड़ने में मदद करता है। तो देखिए ये क्या करता है, तना का विकास करता है और तना को सूर्य के प्रकाश की ओर मोड़ने में मदद करता है। कौन, ऑक्सिन। ये सीधा रखिएगा ऑक्सिन का काम। जिब्रेलिन जो है ये तने की लंबाई बढ़ाने और बीज अंकुरन में सहायक होता है, ठीक ना। देखिए जिब्रेलिन हार्मोन जो है ये क्या करता है कि तने की लंबाई बढ़ाता है, ठीक ना। इसकी कमी के कारण तना क्या होगा, छोटा होगा, ठीक ना। तो लंबा या बड़ा होगा, लंबा या छोटा, ये जिब्रेलिन के कारण होता है। पादप जो पेड़ है पौधा है ये उसका तना छोटा या बड़ा किसके कारण होता है, जिब्रेलिन के कारण होता है। उसके बाद देखिए एब्सिसिक अम्ल, एब्सिसिक अम्ल यह वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन है और यह पतियों के झड़ने के लिए जिम्मेदार होता है। देखिए एब्सिसिक अम्ल क्या है, तो यह पौधे की वृद्धि को रोक देता है और पत्तियों को झड़ने के लिए इसको जिम्मेदार माना जाता है। उसके बाद देखिए एथिलीन हार्मोन, यह फलों को पकाने वाला एकमात्र गैसीय हार्मोन है, ठीक है। यह फलों को पकाने वाला एकमात्र गैसीय हार्मोन कौन है, तो एथिलीन, ध्यान रखिएगा एथिलीन, काफी इंपॉर्टेंट। एथिलीन से क्वेश्चन बनते हैं, तो एथिलीन आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि दही बनाने के लिए कौन सी जीवाणु उत्तरदायी होता है। दही बनाने के लिए कौन सा जीवाणु उत्तरदायी होता है, बेलिसस रेडिसिकोला या फिर लैक्टो बैसिलस ऑरियस, माइक्रोकोकस या फिर लैक्टो बैसिलस एसिडोफिलस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लैक्टो बैसिलस एसिडोफिलस जो होता है कि दही बनाने के लिए ये प्रयुक्त है, ठीक ना। इसी के कारण दही बनता है, दूध से दही, लैक्टो बैसिलस एसिडोफिलस के कारण। अब देखिए मुख्य बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस प्रजाति के जीवाणु दूध में मौजूद लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक अम्ल में बदल देता है।
लैक्टोबैसिलस क्या करता है तो जो दूध में मौजूद लैक्टोज होता है उसको लैक्टिक अम्ल में बदल देता है, ठीक ना, लैक्टिक अम्ल में बदल देता है। प्रक्रिया, जब दूध में थोड़ा जामन यानी कि आप लोगों को पता होगा दही, दूध से दही बनाने के लिए उसमें थोड़ा सा दही उसमें डाला जाता है, ठीक ना। तो यह करता क्या है, तो यह बैक्टीरिया को तेजी से बढ़ते हैं। ये जब आप दूध में दही डालिएगा ना तो ये जो दही जमाने वाला बैक्टीरिया है इसकी मात्रा को बढ़ा देता है, ठीक ना। और लैक्टिक अम्ल दूध के प्रोटीन जो केसिन होता है को जमा देता है, जिससे दूध गाढ़ा होकर दही बन जाता है। तो ये क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया क्या करता है, तो प्रोटीन में जो दूध में जो केसिन प्रोटीन होता है उसको जमा देता है, ठीक ना। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए किण्वन, इस पूरी प्रक्रिया को किण्वन कहा जाता है, यानी कि दूध से दही जो बनता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो किण्वन कहते हैं। और दही में प्रचुर मात्रा में प्रोबायोटिक्स होते हैं जो पाचन तंत्र के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर का भी उपयोग किया जाता है। देखिए दूध के शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर काफी इंपॉर्टेंट। और देखिए इसमें कौन सा पाया जाता है, तो प्रोबायोटिक्स, जो कि पाचन तंत्र के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो दही खाइए और अपना पाचन को मजबूत बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है। विषाणु के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है, पोलियो, प्लेग, हैजा या फिर आंत ज्वार। देखिए विषाणु के कारण पोलियो होता है, ठीक है। विषाणु के कारण क्या होता है, पोलियो होता है, ध्यान रखिएगा। आइए अब हम सब लोग विषाणु के सभी रोग को हम लोग देखते हैं, विषाणु से होने वाले सभी रोग। देखिए एड्स जो है ये विषाणु से होने वाला रोग है और ये प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है और ये HIV वायरस के कारण होता है। एड्स प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है और यह HIV वायरस के कारण होता है। चेचक, यह पूरी शरीर को प्रभावित करता है, तेज बुखार लाता है और लाल दाने। इसके बाद ये बैरियोला वायरस के कारण होता है, बैरियोला वायरस के कारण। पोलियो, यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और हाथ पैर में शिथिलता ला देता है, ठीक ना। यह हाथ पैर को शिथिल कर देता है, ठीक ना, हाथ पैर का काम करना बंद कर देता है, ठीक ना। उसके बाद पीलिया, यकृत को प्रभावित करता है, आंखों और पेशाब में पीला होना। पीलिया में क्या हो जाता है कि आंख में पीलापन आ जाता है और पेशाब भी पीला होने लगता है। रेबीज, यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और यह पागल कुत्ते के काटने से होता है। इससे हाइड्रोफोबिया यानी कि आपको पानी से डर लगेगा, जिसको भी रेबीज हो जाता है उससे पानी से डर लगता है, जिसे कि हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। डेंगू पूरे शरीर और जोड़ों को प्रभावित करता है, पूरे शरीर और जोड़ों को प्रभावित करता है। इसमें प्लेटलेट्स की कमी होने लगती है, ठीक ना, प्लेटलेट्स की कमी होने लगती है और यह ऑर्बो वायरस के कारण होता है, ऑर्बो वायरस के कारण होता है, ठीक ना। डेंगू ऑर्बो वायरस के कारण होता है। उसका देखिए इन्फ्लुएंजा जो है कि तो श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है और यह छींक बेचैनी इसमें होती है, छींक आती है और बेचैनी होती है। इन्फ्लुएंजा में खसरा जो है ये पूरी शरीर को प्रभावित करता है और त्वचा पर क्या होता है कि लाल चकते बन जाते हैं, ठीक है। खसरा में क्या होता है कि त्वचा पर लाल चकता बन जाता है और यह पूरे शरीर को प्रभावित करता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि निम्न में से किस धमनी या शिरा में अवरोध आ जाने के कारण दिल का दौरा पड़ता है। बताना है कि किस धमनी या शिरा में अवरोध आ जाने के कारण दिल का दौरा पड़ता है। देखिए फेफड़ों की धमनी, कोरोनरी शिरा या फिर कोरोनरी धमनी। तो बताइए दिल का दौरा यानी कि हार्ट अटैक किस धमनी में अवरोध आ जाने के कारण होता है। तो देखिए ये कोरोनरी धमनी में अवरोध आ जाने यानी कि क्या होता है कि कोरोनरी धमनी क्या होता है कि सिकुड़ जाता है तो खून का प्रवाह रुक जाता है, जिस कारण क्या होता है कि हार्ट अटैक आ जाता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए इसके बारे में हम लोग अच्छे से जानते हैं, ठीक ना। आइए कोरोनरी धमनी, इसका मुख्य कार्य हृदय की अपनी मांसपेशियों को शुद्ध ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाना है। इसका काम क्या है, तो इसका शुद्ध ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाने का काम है। और कोलेस्ट्रॉल या वसा जमने के कारण यह जब धमनी संकरी हो जाती है तो यह रक्त का प्रवाह रुक जाता है। तो देखिए क्या होता है, तो कोलेस्ट्रॉल और वसा जमने के कारण कोरोनरी धमनी में क्या हो जाता है कि वहां पर जो रास्ता है पतला हो जाता है, ठीक ना, जिसके कारण रक्त का प्रवाह रुक जाता है तो क्या हो जाता है कि हार्ट अटैक आ जाता है। फेफड़ों की धमनी, यह शरीर की एकमात्र ऐसी धमनी है जो अशुद्ध रक्त ले जाती है और यह दाएं नीले से रक्त को फेफड़ों तक ले जाती है। फेफड़ों की धमनी का कार्य क्या है, जिसे कि पुलमोनरी धमनी कहा जाता है। यह शरीर की एकमात्र ऐसी धमनी जो अशुद्ध रक्त को ले जाती है। देखिए ये क्वेश्चन बनता है, ठीक ना, कि कौन सी धमनी अशुद्ध रक्त को फेफड़े तक ले जाती है। ध्यान रखिएगा मेन यहाँ पर ये फेफड़ों की धमनी नहीं देगा यहाँ पर पुलमोनरी धमनी देता है, ठीक है। उसके बाद देखिए फेफड़ों का शिरा, जिसे कि पुलमोनरी शिरा भी कहा जाता है। यह शरीर का एकमात्र ऐसा शिरा है जो शुद्ध रक्त ले जाता है। तो देखिए ये शुद्ध रक्त ले जाता है कौन, तो पुलमोनरी शिरा। यह फेफड़े से शुद्ध रक्त को हृदय के बाएं अलिंद, ठीक ना, हृदय के किस में ले जाता है, तो बाएं अलिंद में ले जाता है। धमनी सामान्यतः
ये हृदय के शरीर के सभी अंगों तक रक्त ले जाते हैं, ठीक ना। जो धमनी होता है ये हृदय से शरीर के सभी अंगों तक शुद्ध रक्त ले जाते हैं। अपवाद जो पल्मोनरी धमनी है ये अशुद्ध रक्त, पल्मोनरी धमनी जैसे हम लोग पढ़े, पल्मोनरी धमनी जो है ये क्या करता है, अशुद्ध रक्त को फेफड़ा में ले जाता है। वहीं पल्मोनरी शिरा, बाकी सभी शिरा जो है कि अशुद्ध रक्त लेके जाता है, लेकिन पल्मोनरी शिरा जो है ना ये शुद्ध रक्त को दायां आलिंद में ले जाता है, सॉरी बायां आलिंद में, ठीक ना। तो यहाँ पर समझने की चीज है, ठीक ना। बाकी पुलमनरी धमनी बाकी सभी धमनियों से उल्टा है, वैसे ही पुलमनरी शिरा बाकी सभी शिराओं से अलग है। शिरा क्या होता है, ये अंगों से हृदय तक अशुद्ध रक्त ले जाता है, और अपवाद पुलमनरी शिरा। तो देखिए यहाँ पर सारी चीजें यहाँ पर दिया हुआ है, तो इस चीज को आप लोग समझिएगा, थोड़ा सा खुद से एक बार इसको पढ़िए, ठीक ना। यहाँ पर थोड़ा सा हमको समझ में आ रहा है कि आपको लोगों को समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा कि ये बाकी सब शिरा जो है कि अशुद्ध रक्त ले जा रहा है, लेकिन पुलमनरी शिरा जो है कि शुद्ध रक्त ले जा रहा है, ऐसा क्यों। तो ऐसा होता है, ठीक ना। जब आप संरचना देखिएगा हृदय का तो पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि अमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्या भूमिका है। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्या भूमिका है। ये भोजन को क्या क्षारीय बनाता है, भोजन में मौजूद जीवाणुओं को मारता है, या भोजन को यांत्रिक रूप से तोड़ता है, या बचे हुए भोजन को अवशोषित करना। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या काम है, तो देखिए ये क्या करता है ना कि भोजन में मौजूद जीवाणु को मार देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हम हाइड्रोलिक अम्ल बोल रहे हैं तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ये भोजन में मौजूद जीवाणु को मार देता है, ठीक ना। चलिए अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। हम जो भोजन खाते हैं उसमें उसके साथ कई हानिकारक सूक्ष्म जीव और बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, और HCl का तीव्र अम्लीय माध्यम इन जीवाणुओं को नष्ट कर देता है, ध्यान रखिएगा। तो अब ये मत सोचिएगा कि जो है कि कोई भी बैक्टीरिया हम लोग खा रहे हैं तो जाकर HCl इसको नष्ट कर देगा, तो बिना हाथ धोए जो मन वो खा जाए, ठीक ना। ये इसका भी कोई लिमिट है भाई, अब इसको ज्यादा दोगे तो ये काम करना ही बंद कर देगा, तो बीमारी हो जाएगा, ठीक ना। तो मान लो ये गलती से कुछ बैक्टीरिया चल जाता है तो उसको नष्ट कर देता है। तो देखो प्रकृति का हम ये सोचते हैं, प्रकृति का कैसा मतलब सिस्टम है, सारा चीज का सोल्यूशन दिया हुआ है। एक तो मान लीजिए बैक्टीरिया जो है कि हम लोग के शरीर के लिए हानिकारक है, लेकिन उसके लिए भी व्यवस्था कर दिया गया है अंदर पेट में ही कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसको क्या करेगा कि नष्ट करेगा। लेकिन ज्यादा मात्रा में नहीं करना है कि कभी हाथ धो के खा ही नहीं रहे हो, हाथ गंदा है फिर भी खा ले रहे हो, नाखून काट नहीं रहे हो, नाखून में गंदगी है और उसी हाथ से खा रहे हो, तो ये सारी चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक ना। एंजाइम को सक्रिय बनाना, अमाशय में मौजूद पेप्सिन एंजाइम निष्क्रिय अवस्था में यानी कि पेप्सिनोजेन के रूप में होता है। HCl इसे पेप्सिन में बदल देता है ताकि प्रोटीन का पाचन शुरू हो सके। तो देखिए ये क्या करता है कि पेप्सिन एंजाइम को निष्क्रिय कर देता है। पेप्सिन जो पहले होता है पेप्सिनोजेन होता है, ठीक ना, यहाँ पर समझना है, पहले पेप्सिनोजेन होता है, इसको सक्रिय कर देता है तो ये पेप्सिन एंजाइम हो जाता है, ठीक ना। पेप्सिन इसको कहा जाता है, निष्क्रिय है तो पेप्सिनोजेन और सक्रिय हो जाएगा तो पेप्सिन, तो जो कि प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन जो है कि प्रोटीन का पाचन, ध्यान रखना, पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। भोजन को अम्लीय बनाना, यह भोजन को अम्लीय बनाता है जिससे पाचक एंजाइम प्रभावी ढंग से काम कर पाते हैं। तो ये क्या करता है कि भोजन को अम्लीय भी बनाता है, ये खुद अम्ल है तो अम्लीय तो बनेबे करेगा। अब देखो भोजन को नरम करना, यह भोजन में कठोर कणों को घोलकर उसे नरम बनाता है। अब देखिए भोजन में जो कठोर कण होते हैं उसको भी ये नरम बनाता है, ठीक ना। तो देखिए एक साथ ये कितना काम कर रहा है, हालांकि यांत्रिक रूप से तोड़ने का काम दांत और अमाशय की मांसपेशियां करती है, ठीक ना। तो मतलब ये नहीं कि सारा काम यही कर लेगा, मतलब कहते हैं ना जो छूटा फूटा काम है ये करता है, बाकी सब अब बिना चबाए आप खाओगे, तो क्या होगा, पेट खराब होगा, ठीक है। तो वही जो मान लीजिए चबा रहे हैं और पूरा खाना भी देखिए पूरा ज्यादा मुंह में ठूस के नहीं खाया जाता है, कम कम खाइए, चबा कर खाइए, ठीक ना, ताकि अंदर जाकर अच्छे से डाइजेस्ट हो, ठीक। उसके बाद देखिए अन्य विकल्प, भोजन को क्षारीय बनाना, भोजन को क्षारीय कौन बनाता है, तो यह पित्तरस का काम होता है। पित्तरस जो होता है ये भोजन को क्षारीय बनाता है, जो छोटी आंत में भोजन को क्षारीय बनाता है, छोटी आंत में भोजन को क्षारीय बनाता है पित्तरस। भोजन को यांत्रिक रूप से तोड़ना, भोजन को यांत्रिक रूप से कौन तोड़ता है, दांतों द्वारा, ये तो सबको पता है। पचे हुए भोजन को अवशोषित करना, पचे हुए भोजन को अवशोषित कौन करता है, छोटी आंत करता है, ठीक ना। तो ध्यान रखिएगा छोटी आंत पचे हुए भोजन से क्या करता है कि उसमें से पोषक पदार्थ को अवशोषित करता है जो हमारे शरीर के वृद्धि के लिए आवश्यक है। अमाशय की दीवारों को इस शक्तिशाली अम्ल से बचाने के लिए म्यूकस की एक परत होती है, यदि यह परत कमजोर हो जाए तो अल्सर की समस्या होती है। देखिए अम्ल है, ठीक ना, अम्ल है तो ये क्या करेगा कि
अमाशय की दीवारों को नष्ट भी कर सकता है, लेकिन इसका भी व्यवस्था कर दिया गया है। तो जो ये म्यूकस होता है, म्यूकस की एक परत होती है अमाशय की दीवार में, जो कि इस अम्ल से अमाशय की दीवार को बचाता है। और अगर ये जो म्यूकस का परत कमजोर हो जाए तो अल्सर की समस्या होती है, ठीक ना, अल्सर की ध्यान रखिएगा। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि जैसे जैसे आप वर्ग के नीचे जाते हैं तो परमाणु का आकार क्या होता है। ये बात हो रही है आवर्त सारणी की, ठीक ना। आवर्त सारणी जो है उसमें वर्ग में, ठीक ना, वर्ग में आप नीचे जाइएगा तो क्या होगा, परमाणु के आकार में क्या होगा, घटेगा या फिर बढ़ेगा, बताना है। यहाँ पर ऑप्शन है कि 3 गुना हो जाता है, कम हो जाता है, बढ़ जाता है, या फिर कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो देखिए वर्ग में जब ऊपर से नीचे जाइएगा ना तो क्या होगा कि परमाणु का आकार जो है ना कि बढ़ता है, ठीक ना। क्या होता है, बढ़ता है। आइए आपको समझाते हैं वैसे क्या होता है। तो देखिए परमाणु का आकार यहाँ पर दिया है ऊपर से नीचे जाने पर, यहाँ पर बाएं से दाएं जाने पर, और यहाँ पर दाएं से बाएं आने पर। तो देखिए यहाँ पर समझना है, इसी में पूरा खेल दिया हुआ है, ठीक ना। इतना आप समझ गए ये पूरा टेबल को, तो समझिए कि एक प्रश्न हर एग्जाम में इससे आता है। तो यहाँ पर इसीलिए मैं सारी चीज यहाँ पर रख दिया हूँ। तो ऊपर से नीचे जाइएगा तो परमाणु आकार बढ़ेगा, उसके बाद धात्विक गुण बढ़ेगा, विद्युत ऋणात्मकता घटेगा, ठीक ना। देखिए क्या क्या हो रहा है ऊपर से नीचे जाने पर। वहीं जब बाएं से दाएं जाइएगा तो परमाणु का आकार घटेगा, धात्विक गुण घटेगा, और विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगा। अब देखिए जब दाएं से बाएं आइएगा तो दाएं से जस्ट इसके उल्टा हो जाएगा, ठीक ना। ये वाला तो इसमें से एक याद कर लीजिएगा तो दोनों याद हो जाएगा। अगर बाएं से दाएं वाला याद है तो दाएं से बाएं वाला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अब इसमें देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज, आवर्त सारणी में फ्लोरीन जो होता है ये सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। ये क्वेश्चन भी बना है, ठीक ना, क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है, तो फ्लोरीन। और सीजियम जो है ये सबसे अधिक धात्विक सक्रिय धातु माना जाता है, ठीक ना। सबसे अधिक सक्रिय धातु, धात्विक सक्रिय धातु किसे माना जाता है, सीजियम। ये दोनों प्रश्न बना है, दोनों प्रश्न क्वेश्चन में पूछा गया है, तो दोनों को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा जीवित जीवाश्म वृक्ष का उदाहरण है। जीवित जीवाश्म वृक्ष का उदाहरण बताना है, जीवित जीवाश्म वृक्ष का उदाहरण, गीकगो बाइलोबा, फ्यूनेरिया, सिल्वर ओक, ड्रायोप्टेरिस। तो देखिए इसमें से जीवित जीवाश्म वृक्ष का उदाहरण जो है गीकगो बाइलोबा है, गीकगो बाइलोबा। ये जीवित जीवाश्म वृक्ष के बारे में हम लोग जानते हैं क्या होता है ये। तो इसे जीवित जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि यह अपनी प्रजातिया का एकमात्र जीवित प्रतिनिधि है, और इसके पूर्वजों के अवशेष लाखों साल पुराने जीवाश्मों में भी बिल्कुल वैसे ही मिलते हैं जैसे आज दिखता है। देखिए ये मतलब कि इस प्रकार की प्रजाति है, मतलब कि इन लोगों में कुछ बदलाव ही नहीं आया, मतलब कि लाखों साल पुराने इनके जो पूर्वजों के जीवाश्म देखे गए तो बिल्कुल वैसे मिलते हैं जैसे कि अभी है। अब आप समझ लीजिए जैसे मनुष्य पहले आदिवासी थे, क्या क्या इन लोगों में परिवर्तन आया, पहले बाल पूरा था, अब बाल कम हो गए। तो देख रहे हैं ना काफी सारे जीव में क्या है कि परिवर्तन होता है, काफी सारे पेड़ में भी परिवर्तन होता है, लेकिन ये जो प्रजातियां हैं जिसे कि जीवित जीवाश्म कहा जाता है, ये जस्ट वैसे ही है जैसे पहले थे। इनके पूर्वजों के जीवाश्म से ऐसे कंपेयर किया गया तो सेम वैसे ही है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं है। और देखिए अन्य महत्वपूर्ण जीवित जीवाश्म जैसे देखिए सिलाकेंथ, ये एक मछली जिसे विलुप्त माना जाता है लेकिन जीवित पाई गई, ठीक ना। सिलिकेंथ भी जीवित जीवाश्म का उदाहरण है। उसके बाद देखिए लिमुलेस, इसे किंग क्रैब भी कहते हैं, यह समुद्री ऑर्थोपोडा है, ठीक ना। लिमुलेस भी है जीवाश्म जीव। उसके बाद देखिए स्पैनोडोन, ये न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला एक सरीसृप है। तो ये सभी जीवित जीवाश्म के उदाहरण है। जीवित जीवाश्म वे जीव होते हैं जिसमें लाखों वर्ष से कोई महत्वपूर्ण विकासवादी परिवर्तन नहीं हुआ है, जैसा कि मैं इस चीज को आप लोग को समझा दिया, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तना है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तना है, सलजम, अदरक, गाजर, शकरकंद। तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल बताना है, इसमें से कौन सा तना है, ठीक ना। तो आप लोग जानते होंगे कोई तना होता है, कोई जड़ होता है, कोई पत्ती होता है, तो बताइए इसमें कौन सा है। तो इसमें जो अदरक है ये तना का रूप होता है। अब ये मत सोचिएगा ये अदरक जो होता है कि जमीन के अंदर होता है, तो ये क्या है कि तना का भाग होता है, ठीक ना, उस पौधे के तना का भाग होता है। अब देखिए तना का उदाहरण आप लोग जान लीजिए, अदरक, आलू, हल्दी, प्याज, लहसुन, अरबी, ये सभी तना का उदाहरण है। तो ध्यान रखना, इसको दिमाग में बैठा लो, ठीक ना, इससे काफी बार प्रश्न बनता है, ठीक ना, काफी बार। तो ये सभी जो है कि तना का उदाहरण है। उसके बाद जड़ जो होते हैं गाजर, सलजम, शकरकंद, मूली, चुकंदर, ठीक है। तो
तना और जड़, इन सभी को आप लोग ध्यान दिमाग में बैठा लो, ठीक। तो एक बार मेरे साथ बोलो, अदरक, आलू, हल्दी, प्याज, लहसुन, अरबी, तना। ये तना है, ठीक ना। अदरक, आलू, हल्दी, प्याज, लहसुन, अरबी, ये सभी तना है। इसके बाद देखिए गाजर, सलजम, शकरकंद, मूली, चुकंदर। अब देखिए यहाँ पे मेरे को एक ट्रिक दिखाई दे रहा है। तो आप लोग देखे होंगे गाजर, गाजर कैसा होता है, ऐसे थोड़ा सा होता है ना। तो इसका नीचे एक क्या होता है कि, एक सेकेंड आप लोगों को मैं अभी याद करवा देता हूँ। ये मान लो गाजर है, ठीक। तो अब गाजर को जब उखाड़िएगा तो एक इसे नीचे जो होता है पूछ जैसा, मान लो ये जड़ जैसा होता है, सभी इन सभी में, सलजम में भी होता है, सलजम ऐसे होता है, और ये यहाँ से कुछ ऐसे जड़ टाइप का निकला होता है। उसके बाद शकरकंद में भी होता है, ठीक। उसके बाद मूली में भी होता है, चुकंदर में भी होता है, ठीक है ना। तो इन सभी में जड़ जैसा होता है। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा कि ये सभी जड़ है, बाकी ये सभी आलू, अदरक, हल्दी, प्याज इन सब में नहीं होता है, ठीक ना। तो ये सभी तना है। आप लोग थोड़ा सा इसको देखे होंगे, ये सभी जितने भी इसमें दिया हुआ है नाम, इस सबको तो देखे ही होंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, हो जाएगा। महत्वपूर्ण फैक्ट, आलू एक भूमिगत तना है जिसे कंद कहते हैं, ठीक ना। कंद कहते हैं। शकरकंद एक जड़ है जबकि आलू एक तना है। शकरकंद क्या है, जड़ है जबकि आलू तना है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, सारी चीजें मैं अच्छे से समझा दिया हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन में ध्वनि तरंग गमन नहीं करने में सक्षम नहीं होगी। बताइए, ध्वनि तरंग इनमें से किस में गमन नहीं कर सकती है। लकड़ी के स्केल में, धातु के तार में, कपड़े के धागे में, या फिर निर्वात में। ये लो, ये तो निर्वात हो जाएगा, ठीक ना। क्योंकि देखो, ध्वनि के जो तरंगे हैं उसे गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो निर्वात तो कोई माध्यम है ही नहीं, तो इसमें गमन नहीं करेगी। वही प्रकाश जो होता है निर्वाते में सबसे तेज गमन करता है, ठीक ना। यहाँ पे समझना है, प्रकाश सबसे तेज किसमें चलता है, तो निर्वात में। लेकिन ध्वनि जो है इस्पात में, ठीक ना। ध्वनि इस्पात में सबसे तेज गमन करती है। तो आइए आपको सभी चीजें समझाते हैं। तो देखिए, माध्यम का प्रकार, उदाहरण, ध्वनि गमन करेगी या नहीं करेगी। गति, ठोस में, ठोस जैसे कि लकड़ी, धातु, धागा, इसमें सबसे तीव्र गति से गति करेगी। उसके बाद द्रव जैसे पानी, तेल, इसमें थोड़ा सा कम। उसके बाद गैस, हवा, यानी कि सबसे धीमा ये गैस में। तो ये भी घटित क्रम है, ठीक ना। सबसे ज्यादा ठोस, उसके बाद द्रव, उसके बाद गैस। लेकिन निर्वात में जैसे अंतरिक्ष, खाली चैम्बर, इन सभी में ये गति नहीं कर सकती। ध्वनि तरंग की प्रकृति अनुदैर्घ्य, ध्यान रखिएगा, पूछता है कि ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है, तो अनुदैर्घ्य है। इसके विपरीत प्रकाश तरंग विद्युत चुंबकीय होती है और वे निर्वात में भी आसानी से गमन कर सकती है, जैसे कि मैंने बताया भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि खाली स्थान के कारण समय के साथ नेफ्थलीन की गोली गायब हो जाती है। बताइए, किसके कारण नेफ्थलीन की गोली गायब हो जाती है। वाष्पीकरण के कारण, आसवन के कारण, ऊर्ध्वपातन के कारण, क्रिस्टलीकरण के कारण। तो देखिए, नेफ्थलीन आप लोग उदाहरण जानते होंगे, ये किसका उदाहरण है, तो ऊर्ध्वपातन का, ठीक ना। ऊर्ध्वपातन के कारण नेफ्थलीन की गोली क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। अब देखिए, ऊर्ध्वपातन के बारे में आप लोगों को बता देते हैं। ऊर्ध्वपातन यह वह प्रक्रिया है जिसमें कोई ठोस पदार्थ गर्म होने पर या समान तापमान पर भी, गर्म नहीं भी होगा तो सामान्य तापमान पर भी ये सीधे गैस में बदल जाता है, और ठंडा होने पर गैस से सीधे ठोस बन जाता है बिना तरल अवस्था में आए। तो ये क्या करता है, ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, तो कोई ठोस पदार्थ इस क्रिया द्वारा गैस में बदल जाता है और उसके बाद सीधे ठोस में बदल जाता है। यानी कि ये द्रव में परिवर्तित नहीं होता, इसका डायरेक्ट ठोस और गैस से संबंध है। उदाहरण, नेफ्थलीन के अलावा कपूर, अमोनिया क्लोराइड जिसे नौसादर कहा जाता है, और आयोडीन और सूखी बर्फ, ये ऊर्ध्वपातन के प्रमुख उदाहरण है। तो ये सभी आप लोग ध्यान रखिएगा, ऊर्ध्वपातन के उदाहरण पूछता है बार बार, ठीक ना, जिसमें कि नेफ्थलीन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और देखिए, वाष्पीकरण में क्या होता है, तो इसमें केवल तरल पदार्थ गैस में बदलते हैं, जैसे पानी का भाप बनना। पानी का भाप किस प्रक्रिया द्वारा बनता है, तो वाष्पीकरण द्वारा। अब देखिए, आसवन में क्या होता है, तो यह दो तरल पदार्थों के मिश्रण को उनके क्वथनांक के अंतर के आधार पर अलग अलग करने की प्रक्रिया है। देखिए, मान लीजिए दो तरल पदार्थ एक में मिलाया गया है, ठीक ना, तो उसको अलग करने की विधि आसवन विधि कहलाता है, ठीक ना। आसवन विधि। क्रिस्टलीकरण, यह किसी विलय के शुद्ध ठोस क्रिस्टल प्राप्त करने की विधि, जैसे समुद्र के पानी से नमक प्राप्त करना। यह क्या है क्रिस्टलीकरण, तो इसमें क्या होता है कि शुद्ध क्रिस्टलीकरण प्राप्त करने की विधि, जो समुद्र से नमक प्राप्त किया जाता है ना, समुद्र से नमक, यानी कि किसी विलयन से, इसमें क्या है कि किसी विलयन से ठोस प्राप्त करने की विधि क्या है, क्रिस्टलीकरण है। और समुद्र से पानी जो बनता है ना, ये क्या है कि क्रिस्टलीकरण इसमें होता है। वैसे ही जब जो है कि
जल बर्फ बनता है वो भी क्रिस्टलीकरण का ही उदाहरण है। तो ध्यान रखिए, बर्फ जो जल से बर्फ बनता है वो भी क्रिस्टलीकरण का उदाहरण है। नेप्थलीन की गोलियां का उपयोग आमतौर पर कपड़ों को कीड़ों यानी कीटों से बचाने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसकी तीव्र गंध उन्हें दूर रखती है। तो देखिए, नेप्थलीन की गोलियां का उदाहरण भी दे दिया है। तो कपड़े में इसको कीट से बचाने के लिए किया जाता है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के पैर में पाए जाने वाली हड्डी का नाम क्या है? मनुष्य के पैर में पाए जाने वाली हड्डी का नाम इंकस, स्टेपी, पटेला या फिर मैलेमस। मैलेमस, तो इसमें पटेला यहाँ पर आंसर भी हो गया है। तो जो पटेला है ये मनुष्य के पैर में पाए जाने वाले हड्डी का नाम है। देखिए, यह एक सेस्मोइड हड्डी है जो जांग की हड्डी, फीमर और पैर की हड्डी टिबिया के बीच स्थित होता है। कहां पर? देखिए, फीमर और टिबिया के बीच स्थित होता है कौन? पटेला। अन्य विकल्प, अन्य जो है इंकस, स्टेपी, मैलेमस, ये सभी जो है कान की हड्डियां है, ठीक ना। ये सभी किसकी हड्डी है? तो कान की हड्डी है। स्टेपी जो है ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। स्टेपी आपको सभी को पता होगा, ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपी। और देखिए, पैर के अन्य महत्वपूर्ण हड्डियां, फीमर जो है जांघ की हड्डी है, यह सबसे बड़ी और लंबी मजबूत हड्डी है। सबसे लंबी और मजबूत हड्डी फीमर है। टिबिया, पैर की मुख्य हड्डी, यह पिंडली के सामने वाली हड्डी है। पिंडली जो होती है ना, उसके सामने वाली हड्डी टिबिया कहलाती है। फिबुला, यह पैर की पतली बाहरी हड्डी। फिबुला क्या है? तो पैर की पतली और बाहरी हड्डी। टार्सल, यह टखने की हड्डी। टार्सल क्या है? टखने की हड्डी। उसके बाद मेटाटार्सल, फ्लेंजिया, ये सभी देखिए आप लोग नाम ध्यान रखिएगा, ठीक ना। फीमर, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिया, ये सभी पैर की हड्डियां हैं। फीमर, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि निम्नलिखित में से किसने न्यूट्रॉन की खोज की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक, गोल्डस्टीन, नील्स बोर या फिर रदरफोर्ड। देखिए, जो न्यूट्रॉन की खोज किया था वो था चैडविक ने न्यूट्रॉन का खोज किया था। तो अब देखिए, चैडविक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की खोज करता है जे थॉमसन। कब खोज किया था? तो 1897 में किया था। इस पर आवेश ऋणात्मक आवेश होता है, ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश पाया जाता है। प्रोटॉन, रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन 1911 में, रदरफोर्ड और 1920 में गोल्डस्टीन। और इस पर पॉजिटिव आवेश पाया जाता है, ठीक ना, पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन जो है कि जेम्स चैडविक 1932 में इसकी खोज किया था। और यह उदासीन यानी कि यह न्यूट्रल रहता है, ठीक ना। न्यूट्रॉन जो है यह न्यूट्रल होता है, ठीक ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन फल पकाने को नियंत्रित करता है? फल पकाने, अभी हम लोग जब एक क्वेश्चन आया था पादप हार्मोन से रिलेटेड, तो उसमें हम लोग पढ़े हैं, तो आप लोग तो इसको कर ही दिए होंगे। पहला है एथिलीन, जियाटिन, ऑक्सिन या फिर जिब्रेलिक अम्ल। तो एथिलीन जो है कि ये पादप हार्मोन फल को पकाने में सहायक होता है। अब देखिए, यह एक मात्र पादप हार्मोन है जो गैस के रूप में पाया जाता है। यह एकमात्र ऐसा पादप हार्मोन है जो कि गैस रूप में पाया जाता है। और इसकी गैसीय अवस्था के कारण एक फल दूसरे फल तक हवा के माध्यम से आसानी से पहुंच जाते हैं, जिससे आसपास के रखे फल जल्दी से पकने लगते हैं। पकने के दौरान परिवर्तन, एथिलीन फलों में कई रासायनिक बदलाव लाते हैं, जैसे कि देखिए, मिठास, स्टार्च को शर्करा में बदल देते हैं। नरम होना, यानी कि कोशिका भित्ति का टूटना, जिससे फल नरम हो जाता है। तो ये सभी परिवर्तन होते हैं। और रंग और सुगंध में भी परिवर्तन होता है। क्लोरोफिल का नष्ट होना, जिससे रंग बदलता है और विशिष्ट सुगंध का निर्माण होता है। फल पकने के दौरान ये सारे परिवर्तन देखे जाते हैं। उसके बाद देखिए, जियाटिन क्या करता है? यह एक प्रकार के साइटोकाइनिन है। इसका मुख्य कार्य कोशिका विभाजन को बढ़ावा देना और पार्श्वकलियों की वृद्धि करना। तो ये भी साइटोकाइनिन की तरह कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। उसके बाद ऑक्सिन, यह हार्मोन मुख्य रूप से कोशिका में के बढ़ाव, पौधों की लंबाई और जड़ निकलने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। जिब्रेलिक अम्ल, यह तने की लंबाई बढ़ाने और बीज अंकुरन और फूलों के खिलने में सहायक होता है। तो जिब्रेलिक अम्ल ध्यान रखिएगा, ये क्या करता है? तो तने की लंबाई बढ़ाने में, बीज अंकुरन में और फूलों के खिलने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि निम्नलिखित में से किसमें साइट्रिक अम्ल होता है? निम्नलिखित में से किसमें साइट्रिक अम्ल होता है? टमाटर में, संतरा में, इमली में या फिर खट्टा दूध में? देखिए, जो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है ये खट्टे फल में पाया जाता है। तो इसमें खट्टा फल कौन है? तो संतरा है। संतरा जो है खट्टा फल है। अब देखिए, साइट्रिक अम्ल मुख्य रूप से खट्टे फल में पाया जाता है। उसके बाद देखिए, संतरा, इसमें प्रचुर मात्रा में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। विटामिन सी पाया जाता है, इससे खट्टा स्वाद देता है। टमाटर, इसमें मुख्य रूप से ऑक्जेलिक अम्ल, टमाटर में क्या पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। हालांकि इसमें कुछ मात्रा में साइट्रिक अम्ल और मौलिक अम्ल भी होते हैं, ठीक ना। तो इसमें साइट्रिक और मौलिक भी, लेकिन प्रचुर मात्रा में ऑक्जेलिक ही पाया जाता है। इमली, इसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद खट्टा दूध यानी कि दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है।
उसके बाद देखिए नींबू और संतरे जैसे फलों को उनकी साइट्रिक अम्ल सामग्री के कारण सिट्रस फल भी कहा जाता है। सिट्रस फल किसे कहा जाता है? तो खट्टे फलों को। साइट्रिक अम्ल का उपयोग खाद्य पदार्थों के संरक्षण और स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। खाद्य पदार्थ खराब होने से बचाने के लिए साइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है और स्वाद बढ़ाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना, समानता, बंधुत्व की अवधारणा किस देश के से अपनाया गया है? भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो है ये किस देश के संविधान से अपनाया गया है? फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका या फिर रूस? तो आप सबको पता होगा ये चीज जो है कि फ्रांस से अपनाया गया है, ठीक ना। अब देखिए फ्रांस से क्या क्या अपनाया गया है? यहाँ से स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और गणतंत्र की अवधारणा ली गई है। ध्यान रखिएगा फ्रांस से क्या क्या लिया गया है? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और गणतंत्र की अवधारणा लिया गया है। ब्रिटेन से देखिए क्या क्या लिया गया? संसदीय शासन प्रणाली, कानून का शासन और एकल नागरिकता, ये सभी ब्रिटेन से। संसदीय शासन प्रणाली, कानून का शासन और एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। यूएसए से देखिए क्या क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्वलोकन और प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया है। रूस, जिसे पहले सोवियत संघ कहा जाता था, रूस को आप सबको पता होगा। यहाँ से मौलिक कर्तव्य और प्रस्तावना में न्याय, प्रस्तावना में न्याय, तीन प्रकार के न्याय की बात कही गई है ना। प्रस्तावना में जो तीन प्रकार की न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये रूस के संविधान से ही लिया गया है। और मौलिक कर्तव्य भी रूस के संविधान से लिया गया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखिएगा। जो प्रस्तावना में तीन प्रकार की न्याय की व्यवस्था है वो कहाँ से लिया गया है? तो रूस से। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो हम लोग का यहीं पे क्वेश्चन का द एंड होता है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और काफी सारी चीजों का रिवीजन हुआ होगा। और अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। बस मैं इतना ही बोलूंगा और इतना बोलने के बाद अपनी वाणी को यहीं पे समाप्त करता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।